हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कोरम इन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में कोरम क्या है? ठीक है, तो कोरम शब्द बहुत पहले से आया है, बहुत साल पहले का वर्ड है। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट में, भारत के पार्लियामेंट में इसका क्या यूज़ है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये हम आज जानेंगे। तो ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले हम जानेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट में कोरम वर्ड का क्यों यूज़ किया जाता है, फिर कोरम वर्ड का क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब कोरम का मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग। मतलब कि ये पहला जो पार्ट है, इसमें हम बोलेंगे कि कोरम का इंडिया में क्या मीनिंग है, इंडियन पार्लियामेंट में। फिर जानेंगे कोरम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब कोरम वर्ड का क्या मीनिंग है। फिर जानेंगे कोरम का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो पहले है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू मीट ट्वाइस इन अ ईयर where at least 10% of the total number of members has to be present. मतलब in the Parliament of India, the member of parliaments has to meet twice. मतलब साल में 2 बार मिलना पड़ता है। उसमें वो एक सेशन तभी कंसिडर किया जाएगा जब उसमें 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट। मतलब जिस सेशन में 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कि एमपीज और एमएलएज होंगे, उसको एक सेशन कंसिडर किया जाएगा। और ऐसा सेशन साल में 2 बार कंपलसरी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोरम। ये जो 2 मीटिंग होता है, इसमें जो 10% जो अटेंडेंस लगता है, इसे हम कोरम कहते हैं। मतलब 10% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। इस परसेंटेज को, इस नंबर ऑफ एमपीज और एमएलएस को हम कोरम में शामिल करते हैं। ठीक है, इफ दिस परसेंटेज इज नॉट मेट देन द पार्लियामेंट्री मीट इज नॉट कंसिडर सक्सेसफुल। मतलब उसको एक सेशन कंसिडर ही नहीं किया जाता। अगर पार्लियामेंट में 10% अटेंडेंस नहीं हुआ एमपीज और एमएलएस का, तो उस सेशन को कंसिडर नहीं किया जा सकता है। और जिसमें 10% या 10% से ज़्यादा होगा, उसको एक सेशन कंसिडर किया जाता है। और वैसे 2 सेशन कंपलसरी है एवरी ईयर। ठीक है, the President of India convenes and addresses a joint session of both houses of Parliament. The quorum making law is present under the Article 103. The President of India मतलब कि जब प्रेसिडेंट चुना जाता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आ गया, फिर वाइस प्राइम मिनिस्टर ऐसे आ गया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन कॉल करता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज और एमएलए, मतलब कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये कोरम मेकिंग जो लॉ है, मतलब कि कोरम जो बनाना ही पड़ेगा, 10% अटेंडेंस लाना पड़ेगा, तभी एक सेशन को जाकर कंसिडर किया जाएगा, सक्सेसफुल कंसिडर किया जाएगा। वो जो लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 103 के अंडर है। ठीक है, लास्ट लाइन में मैंने लिख दिया है कि द कोरम मेकिंग लॉ इज प्रेजेंट अंडर द आर्टिकल 103। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि वाई डू वी नीड दिस कोरम लॉ, मतलब कि ये कोरम लॉ क्यों यूज़ किया जाता है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, कोरम वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ए कोरम इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस, डिस्कशंस ऑन टॉपिक्स एंड डिबेट्स। ठीक है, तो हमारा जो कोई भी कंपटीशन हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, डिस्कशंस हो गया, डिसीजंस हो गया, टॉपिक्स हो गया, टॉपिक्स पे डिस्कशन हो गया, डिबेट्स हो गया, मतलब कि कोई भी लॉ अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है या अमेंडेड हो रहा है, तो उसके पहले उस टॉपिक्स को पार्लियामेंट में लाया जाता है। उन पर एमपीज और एमएलए डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, फिर वो ग्रांटेड होता है प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए। मतलब तब जाके वो बिल बनता है। अगर बिल बनेगा फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अगर साइन करेगा तो तभी वो लॉ और ये अमेंडमेंट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो इसमें कोरम क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब कि 10% अटेंडेंस क्यों मैंडेटरी है। द रिक्वायरमेंट फॉर कोरम इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट टोटली अनरिप्रेजेंटेटिव एक्शन इन द नेम ऑफ बॉडी और बाय एन अनड्यूली स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स। कोरम अगर होगा तो 10% अटेंडेंस होगा, मतलब 10% रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारा पार्लियामेंट आ गया। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन आता है, एमपीज और एमएलएस। वो कौन है, वो इंडिया सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर उनमें से 10% भी नहीं आया तो रिप्रेजेंटेटिव्स का यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक है, वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कम्युनिटी को।
अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे ही नहीं तो लॉ ठीक हुआ कि गलत हुआ ये कौन समझेगा? वो तभी वो बोलेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ये लॉ हमारा कम्युनिटी को इससे हार्म होगा, तो हम ये लॉ नहीं बनने देंगे। तो तभी जाके रिप्रेजेंटेटिव्स बोलेंगे, अगर वो प्रेजेंट होंगे पार्लियामेंट में। तो अगर 10% भी नहीं प्रेजेंट होगा तो हम नहीं जान पाएंगे कि ये लॉ हो मतलब कि होना सही है या गलत। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव एक्शन होगा, मतलब सभी इंसान का, हर एक इंसान का जो वोट है उसका वैल्यू लेकर ही एक लॉ बनेगा, कोई भी अमेंडमेंट बनेगा। ठीक है, ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का भी कुछ बोलने का हक हो, तो इसीलिए उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो इसीलिए कोरम लाया गया, ताकि हर एक इंसान का जो मतलब जो आइडिया है, जो थिंकिंग है, वो लॉ में आए। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो बहुत कम लोग, मतलब कि 10% भी अगर नहीं आएगा तो बहुत कम लोग जाके लॉ बना लेंगे, और बाकी का जो अगर कोई मतलब अपोज करना चाहेगा, कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाना चाहेगा, वो तो आया ही नहीं पार्लियामेंट में, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो वो काम में आएगा ही नहीं। ठीक है, लॉ मतलब कि लॉ में कोई गलतियाँ, कोई फॉल्ट्स रह जाएंगे, तो इसीलिए ये कोरम लॉ लाया गया। If the quorum is not met, then the budget and the decisions persist. मतलब अगर किसी साल में कोरम, मतलब ये कोरम नहीं फॉर्म हुआ, मतलब साल में 2 बार 10% आएंगे, ये अगर नहीं फॉर्म हुआ तो पिछले साल का जो बजट था, पिछले साल का जो डिसीजंस थे, वो रह जाएंगे, दे विल परसिस्ट, दे विल कंटिन्यू। ठीक है, पिछले साल का बजट और डिसीजंस, अगर ये कोरम नहीं हुआ, मतलब कोरम बनाना फेल कर गया, ठीक है, तो पिछले साल के जो बजट है, डिसीजन है, वो परसिस्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये कोरम शब्द का, वर्ड का क्या हिस्ट्री है, मतलब ये कोरम शब्द आया कहाँ से, ये आइडिया कहाँ से आया कि कोरम बनाना चाहिए, तभी जाके एक सक्सेसफुल लॉ अमेंडमेंट या कोई भी डिसीजन हो वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि द टर्म कोरम केम इनटू यूज इन द कमीशन फॉर्मली इशूड टू जस्टिस इन इंग्लैंड। ठीक है, तो ये कोरम वर्ड इंग्लैंड से आया है, जब वहाँ जस्टिस, मतलब कि पूरा कहानी मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, केम इनटू यूज इन द कमीशन फॉर्मली इशूड टू जस्टिस इन इंग्लैंड, मतलब जो कमीशन जस्टिस देता था, उस कमीशन से ही ये कोरम, उस कमीशन ने ये कोरम शब्द का पब्लिश किया, इंग्लैंड का। ठीक है, इन अ डे व्हेन लीगल स्कॉलरशिप ऑन द लोकल बेंच वाज द एक्सेप्शन रादर देन द रूल, it was necessary to commissioning the members of the court to add 1 or 2 or 3 jurists of sufficient learning and experience to discharge the technical duties of the tribunal. ठीक है, उस टाइम में जब मतलब कि लॉ के पास जाकर कोई भी मैटर सुलझाना हो, तो वो एक एक्सेप्शनल केस था, मतलब हम अब जब कोई भी मैटर मतलब कि गलत हो गया, कोई भी प्रॉब्लम्स आया, कोई भी इशू हुआ, तो हम कोर्ट में जाते हैं उसको सुलझाने के लिए। लेकिन जब ये ट्रेंड नहीं था, वो एक एक्सेप्शन था, मतलब कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो गए, वो आपस में सुलझ गए और कोई ये कोर्ट में गया। ठीक है, तो उस दिन, उस समय में ये जो इंग्लैंड का जो कोर्ट था, वहाँ क्या होता था, 1 2 3 मतलब बहुत 2-3 जूरिस्ट लिया जाता था। अब जैसे कि हमारे कोर्ट में एक जूरिस्ट बैठता है, एक ही जज बैठता है, तब वहाँ 2-3 जजेस को बिठाया जाता था, जिनके पास सफिशिएंट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस था डिसीजन देने के लिए, मतलब कि जिनका डिसीजन मान्य हो, जो जिनका इतना नॉलेज हो, इतना लर्निंग हो, इतना एक्सपीरियंस हो कि वो एक सही फैसला ले सके, उन जैसे 2-3 मतलब ज़्यादा के ज़्यादा जूरिस्ट लिया जाता था, ताकि मैटर का जो एकदम परफेक्ट कंक्लूजन हो वो लिया जा सके। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ नया पंचायत था इंडिया में, तब भी कोई एक जज नहीं था, पूरा का पूरा विलेज बैठकर फिर डिसीजन लेता था, मतलब बहुत सारे जजेस थे, बहुत सारे एक्सपीरियंस जजेस थे, तो वो मिलकर डिसीजन लेते थे। ठीक है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत सारे लोगों में बांटा गया था, ताकि एक बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन मिल सके, बहुत टू द पॉइंट सॉल्यूशन मिल सके।
ठीक है, इसीलिए तभी से ये कोरम वर्ड यूज़ होने लगा और लॉ मेकिंग में इसका मतलब शुरू हुआ इसका यूज़। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।